नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम आए हैं लुधियाना। आइए जानते हैं ओबराय डेयरी फार्म के ओनर हमारे साथ हैं, किस प्रकार से पंजाब में डेयरी फार्मिंग की जाती है, कैसे पशु का शेड बनाना चाहिए, किस प्रकार से डाइट प्लान होना चाहिए, ब्रीड का किस प्रकार से हमें ख्याल रखना चाहिए। डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या गुजरात की बात कहें तो ब्रीड में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। इसीलिए हमने ये सोचा कि आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से, ओबराय डेयरी फार्म के माध्यम से, कि ये इनकी जो दिनचर्या होती है उसमें 10 से 15 फार्म डेली विजिट करते हैं। और यदि ये डेली विजिट करते हैं तो इन्हें पता है कि किस प्रकार से डाइट प्लान होता है, क्या पशुओं को दिया जाता है, फार्म का सेट कैसा होना चाहिए, कितने पशु खरीदना चाहिए शुरुआत में, और डेयरी फार्मिंग को किस प्रकार से हमें फॉलो करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आज हमारे साथ सर हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है अपना? नमस्कार सर जी, मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह है और सब कालू के नाम से जानते हैं। और मेरा जो डेयरी का नाम है वो ओबराय डेयरी फार्म है। अच्छा। हाँ जी। सर ये बताएं कि आप डेयरी फार्मिंग में कितना समय हो गया आपको? लगभग सर 15 साल की उम्र से मैंने शुरू किया था। तो आज मेरी उम्र जो है वो 37 साल हो गई, तो 22 साल हो गई। अच्छा। सर ये बताएं कि हमारे यदि नए युवा डेयरी फार्मर, भारत के नए युवा डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो शुरुआत में कितने पशु रखें? शुरुआत में आप 8 से 10 गाय का शुरुआत कर सकते हैं। आप ओबिसमेंट आपने चाहे 100 गाय का फार्म बनाया हो जी, तो आप कभी भी कहीं से भी ले तो पहले 8 से 10 गाय का पशु का शुरुआत करें जी। उनको एक बारी आप उसका डाइट पॉइंट सीख जाएं, किस कैसे उसको वेदर में अपने वेदर में संभालना है और कैसे उसको खिलाना है। अच्छा। ठीक है ना, क्योंकि आप किसी को देखकर काम नहीं कर सकते, उस पर प्रैक्टिकल करोगे तभी तो आप सक्सेस हो पाओगे। तभी सक्सेस हो पाओगे। और ये नहीं कि जैसे आप अभी ये ले गए और 10 दिन के बाद फिर जाके 20 ले आए या 30 ले आए, ऐसा नहीं है। अच्छा। अभी 10 ले ली तो कम से 2 महीने का गैप रखें जी। और ये ज़्यादा बात को ध्यान पे रखें कि वेदर जब आपने गाय खरीदनी तो ठंडा होना चाहिए। जी। गर्मी में जितना हो सके तो उसको गाय खरीदने से बचें। जी। देखो, मैं ये नहीं बोलता कि मैं 12 महीने 30 दिन काम करूं, मेरे को मालूम है अभी किसी को ज़्यादा दूध की ज़रूरत होती है तो आ जाते हैं, तो हम भी दिला देते हैं जी। पर मैं ये चाहता हूं कि आप जितना हो सके ठंडी के टाइम पे लेके जाएं। सर ये बताएं कि 10 गाय का फार्म बनाना है या 20 गाय का फार्म बनाना है तो शेड हमारा किस प्रकार से होना चाहिए, गायों का कंफर्ट जोन, या किस प्रकार से अलग अलग वेरियल होने चाहिए, क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखो, जब आपने शुरुआत ही करनी है डेयरी फार्म का तो आपको ये मत सोचो कि 10 से 20 गाय तक ही करेंगे। आप पहले सोच के रखो कि 50 गाय करेंगे जी। तो उस प्रकार आप देखो कम से कम 60 फीट चौड़ाई होनी चाहिए शेड की जी। और 50 फीट तो कम से कम लंबाई होनी चाहिए। जी। ठीक है जी। और जो आपने खिलाने के लिए बनाना है उसमें आपने पाइप लगा देने हैं जी। उसमें 11-11 इंची का गैप रखना है और उसकी हाइट 6 फीट तक, 5.5 से 6 फीट तक ज़मीन से ऊपर अच्छा। उतना रखें जी। कि 11 इंची का जो पाइप आपने गैप देना उसमें गाय का सिर जाएगा आराम से और पीछे का जो धड़ रह जाता है वो रुक जाएगा और गाय आगे पैर नहीं रखेगी चारे में, चारा आपका ख़राब नहीं होगा, सेफ्टी हो जाएगा। अच्छा। सर ये बताएं कि यहाँ पर जैसे पंजाब में काफ़ी मिल्क का प्रोडक्शन भी होता है और फीडिंग प्लान क्या रहता है, और ज़्यादातर किसान आपने देखा होगा कि फार्मों पे क्या क्या पशुओं को आहार देते हैं जिससे मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ता है और पशु स्ट्रेस में नहीं जाते हैं। कुछ ऐसे स्पेशल डाइट प्लान आप हमारे साथ बताएं। देखो, इसमें ना स्पेशल वगैरह कुछ नहीं है जी। मेन क्या होता है, देखो अगर आपने गाय का फार्म करना है जी तो गाय के फार्म के हिसाब से आपको सैलेज की बहुत ज़रूरी है। अगर हाई मिल्किंग में करना है, अगर आपको सिर्फ 20 से 25 लीटर तक और 30 लीटर के अंदर तक करना है फिर आप सैलेज का कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप हरा चारा की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। हरे चारे में आप मक्का और बाजरा, ये 2 चीज़ें अच्छे से इस्तेमाल करो जी। ठीक है जी। मक्का और बाजरा जी। हाँ जी। जो बाजरा होता है, चाहे आप गाय को, वो आपकी गाय 30 किलो खा जाए, 35 किलो खा जाए, 40 किलो खा जाए पूरे दिन का, तो उसको कोई दिक्कत नहीं। उसका जो अंदर का रूमिन सिस्टम है वो ठीक रहेगा। हाँ जी, क्योंकि बाजरा जो है वो बहुत अच्छा है गाय के लिए। अच्छा, वो पीएच लेवल मेंटेन रखता है। हाँ जी। और जो मक्का है, मक्का भी आप जैसे अगर भुट्टे के साथ है तो वो 25-30 किलो वो भी खिला सकते हैं। अच्छा, अगर ताज़ा फ्रेश काट के जी। ठीक है जी। अगर आपने 30 से ऊपर की मिल्किंग पे जाना है और हाइब्रिड पे जाना है तो आपको सैलेज पर जाना पड़ेगा और बछड़ियों को तैयार करना है खास। सर ये बताएं कि यदि किसी भी राज्य में गाय को ले जाने से पहले उसका वेदर, उसका हीट का जो टेम्परेचर है उसको देखते हुए
आप किसानों को क्या सजेस्ट करेंगे? एक जर्सी एचएफ और एक साहिवाल क्रॉस ब्रीड किस प्रकार से कितना प्रेजेंटेशन देती है? जर्सी कितना करती है? ब्रीड एचएफ की बात करें तो वो कितना प्रोडक्शन करती है ज़्यादा से ज़्यादा? इसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसे सर हर चीज़ देखो, आप कोई भी गाय, क्योंकि किसानों को अक्सर ये विडंबना होती है कि हम सिलेक्शन कैसा करें, पशु को किस प्रकार से हम हाई मिलकर करें या जर्सी में करें या क्रॉस में करें, तो उनके बारे में कुछ उनकी जो भ्रांतियाँ हैं उसको क्लियर करें आप। देखो जी, जो देसी गाय है, देसी गाय में थार पारकर, रेड सिंधी, शाहीवाल, कॉकरेज और अपना गिर गाय, राठी गाय, ठीक है जी, इनको मेरा प्रणाम है। हमारी देसी गाय हमारे भारत की है। तो ये गाय आप किसी भी वेदर में, हाँ 50 टेम्परेचर भी हो तो इनको कोई ज़्यादा समस्या नहीं आती, ये अपने आप को एब्जॉर्ब कर लेती है जी। और गाय के सींग होने जरूरी है, देसी गाय आप कभी भी लो तो। अच्छा, हाँ, उससे देखो उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम तो है ही, बाकी जो उनका एक्रेशन है वो सींगों से ही है, देसी गाय का, उससे ही अच्छी लगती है। अगर आप सींग दगा देते हो तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है। ये मत सोचो कि सींग है तो वो मारेगी, मारती नहीं है, गौ माता है हमारी, आप जैसे प्यार दोगे वैसे रखेगी जी। और ये 12 महीने के अंदर कभी भी आप ले सकते हो, ठंडी में ले सकते हो, गर्मी में ले सकते हो। अब उसके बाद आ जाती है जर्सी की, आपने बात की, एचएफ क्रॉस की बात की, या जर्सी क्रॉस बोले, या आप प्योर एचएफ की बात कर रहे हो, या कोई भी क्रॉस का लगा लो आप, तो वो गाय आप ठंडी में लें। आप ये मत सोचो कि हमने क्रॉस ले ली तो वो अच्छा, मतलब सभी के साथ पॉलिसी वही काम करेगी, आपको ठंडी में लेना जो क्रॉस से लेके एचएफ तक, चाहे वो जर्सी का हो या हाई मिलकर जो स्टार्ट होती हैं ज़्यादा दूध वाली। देखो एचएफ क्रॉस भी रहेगी तो वो 20+ ही रहेगी, 25 जी। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप बोलो कि यार मैं तीसरे चौथे महीने में, 5वें महीने में ले जाऊँ, 6ठे महीने में ले जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं होगी जी। खून पेशाब तो वो भी करेगी जब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा जी। ऐसा नहीं है ना कि एचएफ भी खून पेशाब करती है, जर्सी भी करती है। एचएफ गाय की जो क्रॉस ब्रीड है, जो मेरी वीडियो सुन रहे हैं जिन्होंने रखी है उनको तो मालूम ही है, ये तो वेदर के ऊपर है। और जो छोटे किसान हैं उनके लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ, वो 2 से 3 गाय ले। अच्छा, जिनके पास पैसा कम है और छोटा फार्म है या 10 गाय का फार्म है, वो 10 तक ही 10-15 से ज़्यादा वो रख नहीं सकते ज़्यादा, तो वो गाय जो एचएफ क्रॉस लें, जर्सी का क्रॉस हो उसमें तो ज़्यादा बेटर है जी। ठीक है जी। तो मैं आपको जो फार्म आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जी तो आप देख सकते हैं ये कम से कम 200 से 250 गाय का फार्म है जी। आप ये भी देखो, ये इनको ने सैलेज कितना डाला हुआ है, बराबर है। सिर्फ एक साइड में सैलेज और तूड़ी है जो फाइबर के लिए ठीक है जी। और साथ में सैलेज है, हर गाय के हिसाब से वो 25 से 30 किलो सैलेज पर डे डाल देते हैं पूरे दिन का, 24 घंटे में एक बार डाल देते हैं साथ में। और उसके साथ आप देख रहे हैं ये पार्लर है जी। तो ये पार्लर में मिल्किंग करके गाय जब अपने दूसरी जगह पे आती है और वहाँ पे देखो फीड खा रही है, और फीड ये रोज़ 250 गाय में समझो हमारी जो 80 गाय मिल्किंग पे है। सर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि फीड इन्होंने साइलेज और तूड़ी को एक साइड में मिक्स करके इनको दिया है, और फीड के लिए इन्होंने अलग से बेरियल बनाया है, तो फीड अलग से दे रहे हैं, इसका क्या राज है? इसका ऐसा राज है, जो हाई मिल्किंग गाय हैं जी, तो उनको क्या कर रहे हैं वो कि अपना अलग से फीड इसलिए दे रहे हैं कि जब उनको 10 से 15 मिनट का टाइम लगे जी, तो वो 5 बड़ी गायें जो 5-6 किलो 7 किलो अपना फीड, जितनी बड़ी गायें होगी जिसका रोमन जा रहा होगा वो अपने हिसाब से खाएगी, कैपेसिटी के हिसाब से लेगी, और उतना ही दूध बनाती रहेगी, और उसके बाद अपना वो पानी पिएगी, सैलेज खाएगी पूरे दिन में जी। तो ये प्रोसीजर चलता रहता है। अच्छा, हाँ जी। क्योंकि इसमें जैसे कई बार क्या हो जाता है, किसान की गाय खाती नहीं है जी, फीड के साथ सैलेज नहीं खा रही, या कोई इशू आता है, मिक्स में नहीं खाती है, तो उनका क्या, जो वो मिक्स हुआ होता है तो वो 6-7 घंटे के बाद स्मेल मारने लग जाता है जी। तो दूसरी गाय भी नहीं खाती, तो उनको फेंकना पड़ता है। तो फेंकते हैं तो वो नुकसान होता है। तो ये ड्राई मैटर भी कोई नुकसान नहीं, क्योंकि ये तो खुला पड़ा ही है, ये थोड़ा बहुत तक जितना खाएगी, थोड़ा आगे करके बछड़ियाँ भी खा सकती है, ठीक है ना, ये ख़राब होने वाला नहीं। और जो फीड पड़ी है वो फीड अलग से पड़ी है। सर इसमें यहाँ पर हमने एक और साइलेज जो देखा है, जो कि शायद इसको चुकंदर का बोलते हैं, हाँ जी, ये किस प्रकार से काम में आता है और इसका क्या रिजल्ट रहता है और किस प्रकार से इसको यूज़ करते हैं? जैसा हम फार्म पे देख पा रहे हैं एक बंडल पूरा रखा हुआ है, तो ये किस प्रकार से कार्य करता है? 1100 किलो का होता है, इससे चीनी बनती है जी, इसमें एनर्जी बहुत होती है। अच्छा, ठीक है ना। और ये 6 किलो से ऊपर गाय को नहीं देना चाहिए
पर टाइम या डे? पर डे। पर डे जी। 6 किलो से ऊपर नहीं देना जी। और ये मिल्क के लिए अच्छा है। अच्छा। दूध भी अच्छा बनाती है और हेल्थ एनर्जी के लिए? एनर्जी के लिए, हेल्थ के लिए ठंडा रहता है। गाय का जो बॉडी वेट है उसको भी मेंटेन करता है जी। अच्छी चीज़ है। अच्छा सर, ये बताएं कि जैसे डेयरी फार्मिंग में हम देख पा रहे हैं काफ़ी क्वांटिटी में पशु रखे गए हैं, तो लगभग इतने बड़े फार्म में कितनी लेबर इन लोगों ने लगाई होगी आपके हिसाब से? लेबर सर जी ऐसे ना, जब काम आप सिस्टम में करोगे, आपने अलग अलग बैच बनाए, बछड़ियों का अलग है, उसके बाद दूध पीने वाली बछड़ियों का अलग है, जो प्रेग्नेंट हो गई उनका अलग है बैच है, और मिल्किंग वाला का अलग है, और ड्राई जो गाय हो रही है उसका बैच अलग है। सर ये बैच बनाने से गायों का स्ट्रेस और बछड़ियों का, जैसे मिल्किंग का हुआ, ड्राई का हुआ, हीपर हुआ, नॉन प्रेग्नेंट हीपर हुआ, अलग अलग बेरियल में रखने से इनका जो स्ट्रेस होता है, जो मानसिक तनाव होता है, उसमें भी कमी आती है? हाँ जी, देखो जब आप एक ही बैच में बड़े भी हैं छोटे भी हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो बड़े हैं वो छोटे को मारते हैं जी। तो किसी को चोट लगती है, कोई खाता है कोई नहीं खाता, जैसे एक साथ जाते तो उसको वो मारेगी बड़ी गाय, तो वो छोटी वाली पीछे रह जाती है, तो उससे उसका रोमन धीरे धीरे खराब होने लग जाता है, क्योंकि वो पूरा खा नहीं पाती जी। और स्ट्रेस में रहती है, बड़ी गाय मारती है तो। बिल्कुल। तो दूसरा क्या होता है कि अगर अलग बैच रखते तो वो अपने एक लेवल के जनरेशन में होते हैं जी। तो उससे वो एक ही वेदर में जल्दी ढल जाते हैं, अपने माहौल में जल्दी एक्सेप्ट हो जाते हैं। सर ये बताएं कि जैसे अभी हमारे किसान भाई और फार्मरों में काफ़ी भ्रांतियाँ होती है कि काऊ को कितने दिन में नहलाना चाहिए, डेली नहलाना चाहिए, या नहलाने से कोई फ़ायदे या नुकसान, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, नहलाने का देखो ऐसे, अगर गाय की आपके पास जगह अच्छी है, खुली घूम रही है, तो आपको नहलाने के ऊपर मत जाओ। जी। ठीक है ना, आप जितना खुला रखते हो तो नहलाने का कोई ओपन रखते हो? ओपन ही रखो, और नहलाने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा। हाँ जी। सर ये बताएं, जैसे हम यहाँ पर कुछ पक्षियाँ भी घूमते हुए देख रहे हैं जो वाइट कलर में हैं, ये इनका क्या काम है, यहाँ पर क्या वर्क करते हैं? ये सर अपना जैसे कीटाणु होते हैं, जैसे कुछ भी आप लगा लो, चिच्चड़ लग जाते हैं गाय को, उनको खा जाते हैं, और जो नीचे गिर जाते हैं चिच्चड़ उनको खा जाते हैं, या गोबर में कुछ मिट्टी में बैक्टीरिया वगैरह ये सब चीज़ें चुनकर खा जाते हैं, तो गाय को सफाई में सहायता मिलती है हम लोग। सफाई मिलती है। आप उसके साथ मुर्गी भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, वो भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों काम हो जाते हैं ना। हाँ, निकाला और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी वीडियो के माध्यम से जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इधर ओबराई डेयरी में आने के लिए। जी, थैंक यू सर।